दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि मैटर इन आवर सराउंड्स। तो आप अपने चारों ओर नज़र दौड़ाएं तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आएंगी जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। तो इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद, रेत का एक कण भी सभी पदार्थ के उदाहरण हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान है और कुछ न कुछ स्थान यानी कि आयतन घेरती है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास कर रहा था। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल्य तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा जाता है। पंच तत्व हैं पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुओं का निर्माण हुआ है, यानी सभी वस्तुएं बनी है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप किस प्रकार होता है? तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। एक पदार्थ जो है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत के कणों से मिलकर बना होता है। आइए क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं या कणों से मिलकर बने हैं। तो क्रियाकलाप 1.1, एक बीकर में 100 ml का बीकर ले। इस बीकर को जल से आधा भरकर स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से घोल दीजिए। जल के स्तर में आए बदलाव को ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, परंतु कुछ अन्य विचारधाराओं का मानना था कि पदार्थ रेत के कणों से मिलकर बने हैं। तो आइए इसके लिए एक प्रयोग करते हैं कि पदार्थ लकड़ी की तरह सतत होते हैं या कणों से मिलकर बने होते हैं। तो एक 100 ml का बीकर लीजिए, उसमें आधा जल भर करके उसके स्तर पर निशान लगा दीजिए। उसमें नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल स्तर में कोई बदलाव आया? तो पहले सवाल का जवाब कि नमक और शर्करा का क्या हुआ? ये जल में विलीन हो गए। और ये कहाँ गायब हो गए? जल में कुछ रिक्त स्थान होते हैं जिसमें ये घुल गए। और तीसरा सवाल, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? नहीं, जल के कणों में स्थित रिक्त स्थान के अंदर शर्करा विलीन हो गई, जिससे कोई बदलाव नहीं आया। तो इन प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। तो एक पदार्थ जो है वो कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसके लिए एक क्रियाकलाप कर सकते हैं 1.2, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी के घोल में लेते हैं। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 मिलीमीटर जल में मिला दिया।
फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 मिलीमीटर निकालकर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करें। क्या जल अब भी रंगीन है? यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी का बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित रहते हैं, अंततः एक स्थिति में ये कण और भी छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम यह क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उनकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो एक क्रियाकलाप जैसे कि 1.1 और 1.2 लिया था, उसमें नमक और शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए थे। इस प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे कणों के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। अब अगला जो गुणधर्म है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते रहते हैं, यानी उनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। अब एक क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप 1.4। जल से भरे हुए 2 गिलास या बीकर ले। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डालते हैं। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण को नोट करें। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने के कितने दिन या घंटे लगते हैं? उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप 1.1, 3, 4, 5 निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी वो हर वक्त गति करते रहते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है, यानी उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। अब पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी उसमें आकर्षण बल होता है। अगर हम इसका एक उदाहरण लें तो अगर हम बहते हुए जल में अगर हम अपनी एक उंगली लगाएं तो जल उंगली से साइड होकर के बहने लग जाता है, यानी कणों के बीच आकर्षण बल होता है। इस उदाहरण से हम यह समझ सकते हैं। तो ठोस अवस्था के कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि रबर बैंड। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या यह ठोस है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखे जाने वाली चीनी और नमक उन्हीं बर्तन का आकार ले लेता है, क्या ये भी ठोस है? स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न है, क्यों? तो उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम कह सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता यानी कॉम्प्रेस्ड होती है ये, यानी इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। अत्यधिक बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसीलिए यह दृढ़ होते हैं। ये सभी ठोस ही हैं, क्योंकि रबर बैंड, बाह्य बल लगाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है, लेकिन बल हटा लेने पर पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। ऐसे ही शर्करा या नमक
को अपने हाथ में ले लें या किसी प्लेट या जार में रखें। इनके क्रिस्टल के आकार नहीं बदलते। अब स्पंज भी ठोस अवस्था का ही उदाहरण है। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। उनके अंदर वायु चली जाती है। जब हम इसे दबाते हैं तो इसके अंदर की जो वायु होती है वो बाहर निकल जाती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। अब हम द्रव अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो द्रव अवस्था का कोई निश्चित आयतन नहीं होता। जिस बर्तन में रखे जाते हैं वे इन्हीं का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता रहता है, इसीलिए ये दृढ़ नहीं होते। वातावरण में गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती है। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जलीय जंतुओं एवं पौधों के लिए अनिवार्य होती है ऑक्सीजन गैस। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, यानी वो पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करने के लिए आज़ाद होते हैं। और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। अब हम गैस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने किसी गुब्बारे वाले को देखा होगा। आप गुब्बारे वाले को बहुत ध्यान से देखिए। जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है, उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर में वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। आपने देखा कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपन्नता काफ़ी अधिक होती है और घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस, आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। संपीड़ित काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जाता है, यानी उसको कॉम्प्रेस्ड किया जाता है गैस को, एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना कोई रसोई में प्रवेश किए ही हम जान लेते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हमारे तक कैसे पहुंचती है? खाने के गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत ही तीव्रता से होता है, यानी गैसों का जो विसरण है वो बहुत जल्दी होता है। अब हम देखेंगे कि ठोस जो पदार्थ होता है उसके कण, तो मैं आपको दिखा दूं। तो देखिए, ठोस जो पदार्थ होता है उसके बीच में बहुत कम रिक्त स्थान है, बिल्कुल नग्न है। और द्रव अवस्था में जो कण है उसमें अधिक रिक्त स्थान है और गैसीय अवस्था उसमें अत्यधिक रिक्त स्थान है। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या पदार्थ अपनी अवस्था को भी बदल सकता है। आपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठोस जैसे कि बर्फ, द्रव जैसे कि जल एवं गैस जैसे कि जलवाष्प, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या परिवर्तन होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर खोजना चाहिए?
बिल्कुल सही, खोजना तो चाहिए। चलिए ढूंढते हैं, प्रयास करते हैं। तापमान परिवर्तन का प्रभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। तापमान परिवर्तन का प्रभाव यानी ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अत्यधिक कंपन करने लगते हैं यानी हिलने लगते हैं जब उस में गतिज ऊर्जा दी जाती है। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक इस अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। और किसी बर्फ का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। और बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आ सकता है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो 273.16 केल्विन। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। अब किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मा ऊर्जा कहाँ जाती है? तो वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके द्रव्यमान पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो जब हम जल में ऊष्मा ऊर्जा देते हैं यानी जल को हम ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम पर भी देख पा रहे होंगे। तो उसके बाद तो कण तेजी से गति करने लग जाते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों की इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसका क्वथनांक कहलाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वथनांक किसे कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है इसका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वह वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 100 373 केल्विन। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? उसे इसी तरह परिभाषित किया जाएगा जैसे हमने संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा को परिभाषित किया। 373 केल्विन तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों की उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली थी। अब यहाँ एक डायग्राम दिया गया है कि ठोस से जब किसी पदार्थ को ठोस से द्रव में बदलना है तो क्या करें? उसको ऊष्मा दी जाती है, वो द्रव में बदल जाता है। अगर उसको गैसीय अवस्था में बदलना है तो उसमें अत्यधिक ऊष्मा दे करके उसको गैसीय में बदल देते हैं। और गैसीय अवस्था को वापस अगर द्रव में बदलना है तो उसको शीतलता प्रदान की जाती है। और फिर द्रव से ठोस अवस्था में बदलना हो तो फिर शीतलता दे करके उसको ठोस में बदला जाता है, यानी उसको कॉम्प्रेस्ड किया जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि तापमान बदलकर यानी हम किसी भी पदार्थ का अगर तापमान बदल दे तो हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में भी बदल सकते हैं बिना कॉम्प्रेस्ड किए। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, ठीक है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं
कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में और वापस से ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की जो ये प्रक्रिया है, इसको ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। आइए मैं आपको डायग्राम पे समझाता हूँ। तो ये अमोनियम क्लोराइड है जिसका ऊर्ध्वपातन हो रहा है। नीचे से हमने इसको ऊष्मा दी, चीनी मिट्टी का एक प्याला लिया, एक बीकर भी ले सकते हैं। ठोस बना अमोनियम क्लोराइड, उल्टा रखा हुआ कीप और रुई का टुकड़ा, वाष्प हुआ अमोनियम क्लोराइड और जब ठंडा हुआ तो वापस से ये द्रव अवस्था में आ गया, ठोस अवस्था में आ गया। तो इस प्रक्रिया को इसीलिए ऊर्ध्वपातन विधि कहा जाता है। अब दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। यहाँ दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा रहा है, यानी उन्हें कॉम्प्रेस्ड किया जा रहा है। इस बार यहाँ पदार्थ के कण गैसीय अवस्था में बिल्कुल दूर दूर हैं और द्रव अवस्था में आते आते थोड़े पास पास हो गए, और जब इनको और कॉम्प्रेस्ड किया गया, ठोस अवस्था में लाया गया, यानी जब दाब बढ़ाया गया तो इसके कण और पास पास आ गए, यानी इनके बीच में रिक्त स्थान नगण्य हो गया। अब दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव्य में बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? CO2 यानी शुष्क बर्फ, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं, ड्राई आइस क्यों कहते हैं, ये इसी कारण से होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव, गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। यहाँ पे जब किसी पदार्थ को ठोस से द्रव में बदलना है तो संगलन किया जाएगा उसका, और द्रव से गैस में वाष्पीकरण, और गैस से ठोस में बदलना हो तो ऊर्ध्वपातन विधि। ऐसे इसका उल्टा कर दिया जाए तो ठोस से जब गैस से अगर ठोस में बदलना हो तो ऊर्ध्वपातन, फिर ठोस से द्रव में बदलना हो फिर संगलन, फिर द्रव से गैस में बदलना हो तो वाष्पीकरण। तीनों अवस्थाओं पदार्थ का रूपांतरण हो रहा है। अब हमें पढ़ना है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या आप अपने दैनिक जीवन से ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे ही क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। एटमॉस्फेयर गैस से दाब के मापन का मात्रक है। दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल है जिसे PA से डिनोट किया जाता है। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है, इसे सामान्य दाब कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि वाष्पीकरण होता क्या है। तो इससे पहले और कुछ उदाहरण बता दूं। गीले कपड़े धूप में रखने के बाद सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का हो क्या रहा है? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव, ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा हो जाती है कि वे एक दूसरे के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। तो
अब शुरुआत करते कि वाष्पीकरण कहते किसे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में आ सकता है या 3 नंबर में। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसकी तरफ हम बात करें तो पहला कारण हो सकता है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, जो सतह के ऊपर ये प्रक्रिया चलती है। सतही क्षेत्र बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। तापमान में वृद्धि अगला कारण हो सकता है, कारक हो सकता है तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी अगला कारक हो सकता है, आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जल वाष्प होता रहता है, यानी हमारे आसपास का जो वातावरण है उसमें जल वाष्प होता रहता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। और वायु की गति में वृद्धि अगर हम वायु की गति बढ़ा दें तो भी वाष्पीकरण प्रभावित होगा। हम जानते हैं कि तेज वायु में जल्दी कपड़े सूखते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कारण वायु के साथ उड़ जाते हैं, यानी जल के जो कण हैं वो वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। अब लास्ट टॉपिक रह गया, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो खुले हुए बर्तन में रखे हुए द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, यानी जो द्रव के कण है वो अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, और इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण शीतलता होती है। आप एसीटोन एक द्रव होता है या नाखून का पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, इसके कारण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेता है और वाष्पीकरित कर देता है, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। आपको पता है वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतलता होने के अन्य उदाहरण दे सकते हैं? और भी बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। अब गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो गर्मी में शारीरिक प्रक्रिया के कारण हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल देते हैं। वाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊष्मा के बराबर ऊष्मा ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है, हमें ठंडक महसूस होती है, शीतलता का अनुभव होता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अत्यधिक होता है, इसीलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर के वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरित हो जाता है। अब बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नज़र क्यों आती है? ये भी पेपर में आता है। और गर्मी के समय हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, ये क्वेश्चन भी ज़रूर आता है। तो किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं और जल की बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नज़र आती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नज़र आता है। तो ऐसा इसीलिए होता है। तो ये चैप्टर दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।